नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पुनः व्याकरण संबंधी चर्चा को लेकर के आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। पूर्व में हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण में व्याकरण की समास प्रकरण की सामान्य जानकारी हमने ग्रहण किया था और आज हम लोग आपके सामने अव्ययी भाव समास को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास से। अव्ययी भाव समास को जानते हैं और समास विषयणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पूर्व के क्लास के थोड़ा सा विषय को हम लोग रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले दिन हमने प्रातिपदिक बताया था आपको कि प्रातिपदिक क्या है। जो अर्थवान है और प्रत्यय विहीन है वो प्रातिपदिक है। जैसे राम अर्थवान है और इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है तो राम प्रातिपदिक हो गया। और इसके साथ 21 प्रत्यय सुबंत जो प्रत्यय है तो शब्दों के साथ लगते हैं, तो राम के साथ सुप्रत्यय लग करके राम जो है सुबंत बन गया। और सुबंत को ही सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत शब्दों को ही क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो ऐसे पदों के साथ समास हम लोग करते हैं। तो सुबंत का सुबंत के साथ समास। तो हम लोग यदि प्रश्न कभी आता है कि समास किसके मध्य होता है तो समास सुबंत का सुबंत के साथ होता है। ये आपकी बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो ये हम लोग पहली कक्षा में डिस्कशन कर चुके हैं। और समास का विग्रह क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, ये सारी जानकारी पूर्व की क्लासों में आपसे चर्चा की जा चुकी है। यदि आप लोगों ने पूर्व की क्लासों को नहीं देखा है तो इस क्लास को हम कहते हैं पहले रोक करके पहला और दूसरा वीडियो आप जरूर देख लीजिए। तो आइए हम लोग आज के सेशन का आरंभ करते हैं। तो अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले अव्ययी भाव क्या है। समास पे तो हम चर्चा कर चुके हैं कि समास क्या है, लेकिन अच्छा एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, यदि आपने इसका बोर्ड में जो लिखा हुआ है इसका आपने फोटो नहीं खींचा है तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ये आज का बहुत ही महत्वपूर्ण अव्ययी भाव समास का चार्ट बना हुआ है। इसके बाद में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जो है आगे की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत पहला सूत्र आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए इधर क्रम से सूत्र लिखे हैं और इनकी विषय की जो है इनकी विशेषताएं लिखी हुई है सूत्रों की। तो आपसे हमने पहले बताया था कि व्याकरण शास्त्र में पाणिनि ने सूत्रों की रचना की। 14 सूत्र पूर्व में जो है भगवान शिव के द्वारा नत्तावसानी नटराज राजो ननाद डक्का मनो पंचवारम, ये 14 सूत्रों से उन्होंने लगभग 4000 सूत्रों का निर्माण किया अष्टाध्यायी अपने ग्रंथ में। और उस अष्टाध्यायी के जो 4000 वो सूत्र हैं वो व्याकरण के नियम है, कानून है। तो उन्हीं कानूनों को जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। उन कानूनों को जो है व्याकरण में सूत्र कहा गया है। तो उन सूत्रों को हम आज देखने वाले हैं कि उनका क्या अर्थ है, किस अर्थ में वो प्रयोग होते हैं व्याकरण शास्त्र में। तो पहला सूत्र है अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव। अच्छा, आज हम लोग केवल 12 सूत्रों का अध्ययन करने वाले हैं और इसके आगे आने वाली कक्षाओं में जो बचे हुए अवशेष सूत्र हैं अव्ययी भाव समास के, तो उन सूत्रों का हम भी जो है अध्ययन करेंगे। और मैं आज थोड़ा सा विषय की सरलता को लेकर के और सोचा कि क्लास बहुत ज़्यादा कठिन ना हो जाए, क्योंकि अभी तीसरी क्लास है, इसलिए सरल सूत्रों का मैंने संग्रह किया है। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम सरल से कठिनाई की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो आज 12 सूत्रों को पढ़ेंगे, इसके बाद अव्यय विभक्ति इत्यादि सूत्रों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए, जैसा कि मैं आपसे पूर्व में कह चुका हूं कि ये जो है वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित क्लास चल रही है। तो जो विषय कठिन है उसको सरल करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो पाणिनि ने लिख दिया, जो वरदराज ने लिखा, जो बाबूराम सक्सेना साहब ने लिख दिया, उसी प्रकार से मैं आपको अध्ययन कराऊं, नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ विषय किस प्रकार से सरल हो और आपको सामान्य रूप से समझ में आ जाए, इस प्रकार से ये क्लास चलाई जा रही है। कोई पहले सूत्र आएगा, कोई बाद में आएगा। लघु सिद्धांत में मान लो बाद में दिया हो या पहले दिया हो, बाबूराम में पहले दिया हो तो आगे पीछे हो जाएगा। इसका कोई विशेष यहाँ पर महत्व नहीं है। ये सूत्र क्या कहता है, क्या कार्य है, ये आपको पता होना चाहिए। उसका क्रम मायने नहीं रखता है, हमारा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है।
मैं व्याकरण शास्त्र के अन्य आचार्यों की ना आलोचना कर रहा हूं, ना उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि इस प्रकार से विषय को और सरल करके जो सामान्य छात्र हैं उन तक ये पहुंचाया जा सकता है, जो बिल्कुल जो है संस्कृत से नहीं जुड़े हुए हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहला सूत्र आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अव्ययी भावा। यहां पर लिखा हुआ है अधिकार। तो ये अव्ययी भावा, ये जो सूत्र है, अच्छा पहले सबसे पहले अव्ययी भाव, इसकी हम चर्चा कर लें कि अव्ययी भाव क्या है, ठीक है ना। तो ये जो अव्ययी भाव है, तो अव्ययी भाव का मतलब ये हुआ कि जो अव्यय पूर्व में नहीं है, जो पूर्व में अव्यय नहीं है और बाद में वो अव्यय हो जाए, तो वो अव्ययी भाव। और ऐसे अव्ययी भाव का जो है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अव्ययी भाव समास के पूर्व अव्यय नहीं था, लेकिन जब उसमें अव्ययी भाव समास किया गया तो वो जो बनने वाला शब्द है, जो समस्त शब्द है, वो क्या हो गया, अव्ययी भाव हो गया। और वो हमेशा जो है अव्ययी भाव या अव्यय के रूप में प्रयुक्त होगा। तो ये इसका अव्ययी भाव का मतलब हुआ। समास को तो आप जान ही रहे हैं। तो अव्ययी भाव में पहला सूत्र पढ़ते हैं, अव्ययी भावः। यह कहते हैं अधिकार सूत्र है और इसकी वृत्ति है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अधिकारोऽयं प्राक् तत्पुरुषात्। ये कह रहा है ये सूत्र कि अव्ययी भाव का अधिकार जो है तत्पुरुष के प्राक मतलब पहले होता है। क्या कह रहा है, प्राक तत्पुरुष, प्राक तत्पुरुषात् मतलब प्राक माने पहले, तत्पुरुषात् मतलब तत्पुरुष के। किसका अधिकार है, अव्ययी भाव समास का। अधिकोयम यहां थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहां गलत हो गया, अधिकारोयम होगा, तो यहां अधिकारोयम आप समझिएगा, ये अधिकोयम यहां लिख गया है, तो लेखन की यहां पर जो है त्रुटि हुई है, तो इसको आप अधिकारोयम समझिएगा, ठीक है, अधिकारोयम। तो अधिकारोयम, ये अधिकारोयम है। तो अधिकारोयम, अव्ययी भाव का अधिकार कहां तक रहेगा, तत्पुरुष समास के पहले तक। तो आपको हम पूर्व में बता चुके हैं कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये सभी समास जो है समास प्रकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अव्ययी भाव समास को हम वहां तक पढ़ेंगे जहां से तत्पुरुष की शुरुआत होती है। जहां से तत्पुरुष समास प्रारंभ होगा, वहीं से अव्ययी भाव समास समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सीमा कहां तक है, जहां से तत्पुरुष प्रारंभ होता है, तो वहीं तक जो है अव्ययी भाव समास का अधिकार होगा। जैसे हमारा देश भारत है, तो भारत की एक सीमा बनी हुई है और उस सीमा के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है वो भारत देश कहलाएगा। उसी के अंदर जितने भी भारत से संबंधित कार्य होंगे, तो उसी से संबंधित कार्य उस सीमा के अंतर्गत होंगे। तो यही बात ये भी कह रहा है कि अव्ययी भाव समास से संबंधित जितने कार्य होंगे वो तत्पुरुष समास के पूर्व में होंगे। जैसे एक क्षेत्र बांट दिया गया, ये ठीक, ये क्षेत्र है, तो एक क्षेत्र, दो क्षेत्र, तीन क्षेत्र, चार क्षेत्र, तो यहां से लेकर के यहां तक किसका अधिकार है, अव्ययी भाव का। और यहां से लाइन बन गई तो यहां से तत्पुरुष का चालू हो जाएगा, फिर यहां से द्वंद्व का, फिर बहुब्रीहि का, ठीक है ना। तो ये सीमा रेखा इसकी बटी है। तो ये इस अव्ययी भावा सूत्र का क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है कि यहां से यहां तक का इसका अधिकार है। तो ये अधिकार सूत्र है। तो अब ये जानिए अधिकार सूत्र, ये जो है प्रश्न सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अव्ययी भावः यह कैसा सूत्र है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि सूत्र के प्रकार कितने होते हैं और उस प्रकारों में से ये किस कोटि में आता है। तो देखिए सूत्र जो है 6 प्रकार के होते हैं। कितने, 6 प्रकार के। 6 प्रकारों में से एक प्रकार है अधिकार। तो ये अधिकार कोटि का ये सूत्र है। अब उन 6 प्रकारों को जो है हम आपसे यहीं पर लिखे दे रहे हैं, यहीं पर लिखे दे रहे हैं, तो आप जान लीजिए। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र मुच्यते। मतलब ये एक श्लोक है और इसी श्लोक में 6 प्रकारों को बता दिया गया। तो पहला प्रकार है संज्ञा, दूसरा संज्ञा च, परिभाषा च, परिभाषा, संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम
विधि, ये 3 हो गए यहाँ पर। और यहाँ लिख देते हैं विधि, नियम एवं अतिदेश, अतिदेश और अधिकार, ये अंतिम जो है अधिकार। तो ये हो गए, ये तो 3 ये हो गए, एक संज्ञा, एक परिभाषा, तीसरा जो है विधि, चौथा नियम, पांचवा अतिदेश, छठवां अधिकार। तो ये 6 प्रकार के जो है सूत्र बताए गए। तो इन 6 प्रकारों में से जो अंतिम है ये अधिकार, तो अधिकार प्रकार के सूत्र है। और अधिकार का काम ही यही होता है कि वो एक क्षेत्र का निर्धारण कर देगा कि यहाँ से जो है ये कार्य होगा। तो वो कह रहा है कि अव्ययी भाव है, यहाँ से अब अव्ययी भाव समास को समझिए। हम यहाँ पर चर्चा केवल अव्ययी भाव समास की ही करेंगे, जितने शब्दों की चर्चा होगी, जो जो प्रकरण इसमें दिए गए हैं, तो सब अव्ययी भाव से ही संबंधित होंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। कभी कोई संज्ञा सूत्र आता है, जैसे यहाँ पर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये सूत्र आया, तो ये अव्यय संज्ञा करता है, ये क्षम्यताम, ये उपसर्जन संज्ञा करता है। ये कैसा सूत्र है? तो ये संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा करता है? तो उपसर्जन संज्ञा करता है। तो आगे फिर से यही आएगा। तो ये 6 आपको पता होना चाहिए कि 6 प्रकार के सूत्र हैं, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र और नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। तो ये सूत्र जान लिए कि ये जो है अव्ययी भाव किस प्रकार का सूत्र है, तो अधिकार सूत्र है। ये 1 नंबर का सवाल आपका हो गया। अब आगे देखते हैं। अब यहां से कह ही दिया है ये सूत्र कि अब अव्ययी भाव का अधिकार चलेगा, तो चलिए चला देते हैं अधिकार, और यहां से जो है पढ़ना हम शुरू कर देते हैं अव्ययी भाव समास को। अब कहते हैं अव्ययी भावश्च, यह सूत्र दूसरा कह रहा है कि अव्ययी भावश्च मतलब देखिए ऐसा होता है कि संस्कृत व्याकरण में एक अनुवृत्ति चलती है। जैसे हम एक शब्द बोलते हैं कि राम जाता है और श्याम भी, तो राम जाता है से आप अर्थ निकाल लिए कि राम जाता है, लेकिन श्याम भी, ये तो अधूरा वाक्य हो गया, इससे क्या अर्थ निकालेंगे श्याम भी। तो आप जो पूर्व में वाक्य कहा गया है राम जाता है, उस वाक्य की अनुवृत्ति लाएंगे कि श्याम भी जाता है, इससे जाने का बोध श्याम का भी हो जाएगा। तो यही नियम व्याकरण में है, और यूं कहें कि व्याकरण से ही ये नियम आया है। तो ये अनुवृत्ति यहां पर आ जाती है अव्ययी भावश्च। तो ये कह रहा है कि यहीं पर जैसे कोई छोटा सा सूत्र है, जैसे चुटू है, तो चुटू कह देने से उस चीज का 2 अक्षर है, उससे क्या बोध होगा। तो पूर्व में जो सूत्र कहा गया है उससे उसकी अनुवृत्ति लेंगे, उसके पूरे अर्थ को जानने के लिए पूर्व के सूत्रों को हम पढ़ते हैं, तब उसके पूरे अर्थ को हम लोग जान पाते हैं। तो यहाँ अनुवृत्ति सूत्रों में आपको दिखाई देगी, विभिन्न सूत्रों में। तो जो जिस सूत्र का आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो आप समझिएगा कि पूर्व के सूत्र में उसके बारे में बाकी चीजें बता दी गई हैं, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं किया गया वो चीज। तो यहाँ पर अव्ययी भावश्च ये जो सूत्र है, तो अव्ययी भावश्च ये सूत्र कह रहा है कि अयम नपुंसकम स्यात्, मतलब ये जो अव्ययी भाव समास चल रहा है, तो इससे बनने वाले जितने शब्द होंगे तो किस लिंग में होंगे, तो कह रहा है नपुंसकम स्यात्, ये नपुंसक लिंग में होंगे। अव्ययी भाव में जितने भी समास युक्त जो शब्द बनेंगे, समास युक्त जो पद बनेंगे, तो कैसे होंगे, नपुंसक लिंग में होंगे। तो आपको पता ही होगा कि लिंग कितने होते हैं, तो 3 लिंग, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग। ये 3 प्रकार के लिंग संस्कृत व्याकरण में पाए जाते हैं। तो यदि जो अव्ययी भाव समास का जो शब्द आएगा तो किस में रहेगा, नपुंसक लिंग में रहेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है अव्ययी भाव समास के लिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है और नियम है, तो इसको जो है ध्यान में रखने वाली बात है। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, टीजीटी पीजीटी हर जगह ये प्रश्न आता है कि अब नपुंसक लिंग में बनने वाले शब्दों में कौन सा समास होता है, तो सीधा सा तत्पुरुष, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि द्वंद्व 4 ऑप्शन दे दिया, तो उसमें आप नपुंसक लिंग में बनने वाले शब्दों में अव्ययी भाव समास को लगाएंगे। तो ये अव्ययी भाव समास करता है। तो नपुंसक लिंग में बनने वाले शब्द क्या होंगे, या अव्ययी भाव में बनने वाले, अव्ययी भाव समास में बनने वाले शब्द क्या होंगे, नपुंसक लिंग में होते हैं। तो ये अव्ययी भावश्च कहता है, ठीक है, अयम नपुंसकम स्यात्। तो ये 2 सूत्रों को आप जान लिए। अच्छा, आज हम सूत्रों की सामान्य चर्चा कर रहे हैं, सामान्य जानकारी। इसमें तो लोग बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी और भी है, और एक एक सूत्र में लोग पीएचडी भी करते हैं, रिसर्च भी होता है। तो उन सभी रिसर्च के विषयों पर हम आपसे चर्चा नहीं करेंगे। आप सामान्य सूत्रों का अर्थ जान लीजिए, क्या इसका उपयोग है,
और इतना जितने में आपका काम चल जाए, काम रुके भी ना, और उससे अधिक जो है आप जो है ये भी ना हो जाए कि बोर होने लगे, तो उतना ही जाने जितने में काम हो जाए। तो अव्ययी भावस्य ये सूत्र जो है क्या कहता है कि अव्ययी भाव में बनने वाले जितने शब्द होंगे तो नपुंसक लिंग में होंगे। अब अगले सूत्र की बात करते हैं। तो दो सूत्रों को आप जान लिए। कहते हैं ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ये कहता है कि ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, अंतिम पद के अच को ह्रस्व होता है, और उदाहरण दे रहा है उपगंगम उपनदी। तो अब इसका मतलब भाई क्या हुआ, ये क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि हम बात तो किसकी कर रहे हैं, नपुंसक अव्ययी भाव समास की कर रहे हैं। तो यहाँ नपुंसके मतलब, नपुंसके से पकड़िए, अभी हमने नपुंसक की चर्चा की। नपुंसके मतलब अव्ययी भाव समास, ये किस में होता है? नपुंसक लिंग में इसके शब्द आते हैं कि नहीं? तो वही नपुंसके। और क्या कहते हैं? प्रातिपदिकस से, मतलब प्रातिपदिक हो, और ऐसे जो हो ह्रस्व हो। तो मतलब प्रातिपदिक जो शब्द हैं नपुंसक लिंग और ये ह्रस्व, तो इन शब्दों को क्या होता है? ह्रस्व हो जाता है। किन शब्दों का? जो अव्ययी भाव समास जिन शब्दों से हो रहा है, तो उन शब्दों में यदि अच अंत में आता है, जैसे उपगंगा, ठीक है ना, यहां पर क्या है? उपधन गंगा। इसका मतलब ये है कि कह रहा है अंतिम पद कौन है? पूर्व पद ये हो गया उप, और अंतिम पद गंगा हो गया। तो कह रहा है जो अंतिम पद है, तो अंतिम पद के जो अंत में जो अच आएगा, तो गंगा में जो गा धन आ, ये बड़ा गा इस प्रकार से बना हुआ है, तो अंतिम अच क्या है? आ है। तो कह रहा है अंतिम अच को क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। किसमें? अव्ययी भाव समास में। तो जब अंतिम पद को क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा, तो उपगंगाम बनना चाहिए था। उपगंगम बना, और यदि ह्रस्व ना होता तो उपधन गंगा है, तो उपगंगाम बन जाता। अच्छा, आप ये जान लीजिए कि जलम, गृहम, ये सारे शब्द क्या हैं? नपुंसक लिंग में बनते हैं। तो पूर्व में ही कह चुका है कि जितने अव्ययी भाव से बनने वाले शब्द होंगे तो सब किस में बनेंगे? नपुंसक लिंग में बनेंगे। तो नपुंसक लिंग की तरह ही सारे शब्द यहां पर बनेंगे। तो उपगंगम है, तो ये नपुंसक लिंग की तरह बना है, उपगंगम। और उपगंगम का जो बड़ा आ है, तो इसको क्या कर देंगे? छोटा आ कर देंगे, ह्रस्व कर देंगे, तो ये उपगंगम हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे है उपनदी, तो यहां पर ये होगा उपधन नदी, तो ये बड़ी ई है, और कह रहा है कि ये अव्ययी भाव समास में यदि जो है दीर्घ हो, ठीक है ना, तो ये दीर्घ भी है और प्रातिपदिक भी है। प्रातिपदिक है, नदी का कोई अर्थ होता है, और दीर्घ भी है। तो दीर्घ होने से इसका जो है बड़ी ई ये छोटी ई में हो जाएगा, तो उपनदी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उपनदी, ये हो जाएगा है। अब और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे उपनदी, और भी उपगु आता है। तो जैसे उपधन गौ, उपधन गौ, उपधन गौ, तो इसको जो है औ को ऊ कर दिया जाता है, तो इसका ह्रस्व हो जाएगा, तो उपगु ये बन जाएगा। तो इसमें सब में ह्रस्व कर दिया जाता है, जो दीर्घ होता है तो ह्रस्व कर दिया जाता है। ठीक है। तो औ का दीर्घ, औ का ह्रस्व जो है ऊ कर दिया जाता है, और आ का छोटा, बड़ी की छोटी। तो इस प्रकार से ये सारे सब आप जान जाइए। तो ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र को आपने जाना कि जब